चलो बच्चे, मैं प्रभात दुबे एक बार फिर से आप सभी बच्चों का ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट पर स्वागत करता हूं और गुड मॉर्निंग सारे बच्चों को एक साथ। कैसे हैं आप लोग बेटा? उम्मीद है सारे बच्चे अच्छे होंगे। जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो बच्चे। संडे की क्लास है, पॉलिटी का क्वेश्चन है। कल किसी कारणवश बच्चे टेक्निकल प्रॉब्लम है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू चल रहा है, इस वजह से आपको वीडियोस नहीं मिल पाई थी बच्चे। तो आज से बच्चे प्रॉपर आपको वीडियो मिलेगी, ठीक है। आज संडे है, वैसे आज से पॉलिटी की ही वीडियो होगी बच्चे, और कल से मंडे से आपको बच्चे तीनों की तीनों वीडियोस रेगुलर मिलेगी, प्रॉपर मिलेंगी, ठीक है। दूसरी चीज बच्चे, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो, देखा भी करो भाई। जिसके लिए बना रहा हूं वही नहीं देखेगा तो फिर बनाने का कोई मतलब नहीं है। क्लियर? तो चलो आओ बच्चे, हम लोग क्वेश्चन पॉलिटी के सॉल्व करते हैं, समय को वेस्ट ना किया जाए। पहले ही बता दे रहा हूं बच्चे कि 1 घंटे से अधिक का समय है और प्रयास करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए यार, ठीक है। चलो बच्चे देखा जाए, पहला क्वेश्चन देखिएगा उसी 500 टॉप 500 क्वेश्चन की अगली सीरीज में ही बच्चे। चलो पहला क्वेश्चन आपके यहां बच्चे सामने है, देखिएगा सारे बच्चे। पहला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, सारे बच्चे पहला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस प्रावधान को विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है? यह आपका पहला क्वेश्चन है बच्चे। निम्नलिखित में से किस प्रावधान को विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है? मैंने आपको 3 प्रकार की मेजॉरिटी बताई थी बच्चे। एक स्पेशल मेजॉरिटी बताई थी जिसे हम विशेष बहुमत कहते हैं, एक सिंपल मेजॉरिटी मैंने बताई थी जिसे बच्चे साधारण बहुमत कहते हैं, और मैंने एक इफेक्टिव मेजॉरिटी बताई थी बच्चे जिसे हम प्रभावी बहुमत कहते हैं बेटा। ये 3 प्रकार की मेजॉरिटी का वीडियो भी मैंने आपको बनाया था, और जितने बच्चों ने देखा होगा उम्मीद है उन सारे लोगों का सही होगा। तो जल्दी जल्दी से आंसर करिएगा। पहला है बच्चे मौलिक अधिकारों में परिवर्तन, दूसरा है नए राज्यों का निर्माण, तीसरा है राज्य में विधान परिषदों का उन्मूलन का मतलब समाप्त करना बेटा, ठीक है, और बनाना। क्लियर? और संसद में नियम और प्रतिक्रियाएं। तो संसद में नियम और प्रतिक्रियाएं जो है बच्चे, ये संसदीय कानून के तहत लोकसभा स्पीकर बनाता है बेटा, तो कोई मतलब नहीं है। अब यहां पर जो आपका आंसर होगा, सारे बच्चे करो फिर मैं बताऊं, जल्दी से करो, जल्दी जल्दी सारे लोग वीडियो को शेयर कर दो बच्चे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करो। ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है बच्चे, इतना तो कर ही सकते हो अगर आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं तो। चलो बच्चे, पहला जो क्वेश्चन है बेटा, अब ध्यान से याद होगा अगर कुछ बच्चों को, तो नए राज्यों का गठन, ठीक है बच्चे, और विधान परिषद की सीटों को बनाना और सीटों को घटाना, इन दोनों के लिए बच्चे मैंने कहा था कि कौन सा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत चाहिए। सिंपल मेजॉरिटी के साथ बेटा क्लियर हो जाएगा, ये मैंने आपको वीडियोस में कराया था। तो संसद बच्चे नियम कानून बनाने के लिए कोई मेजॉरिटी की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसमें एक ही बच रहा है और जिसका नाम है मौलिक अधिकार बेटा। क्या नाम है? जल्दी से बोलो। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार पर विशेष बहुमत चाहिए बेटा। जो हमारा मौलिक अधिकार है बेटा, मौलिक अधिकार पर हमें बच्चे कोई भी परिवर्तन करना है तो इसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए बच्चे, विशेष बहुमत चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? 3 में है बेटा, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में है। और ये कहां से लिया गया था? तो आप सभी बच्चों को पता होगा कि मौलिक अधिकार अमेरिका से आया था। मौलिक अधिकार की संख्या पहले कितनी थी? 7, और घटकर कितनी हो गई? 1, और ये चला गया था बच्चे आरटीपी। आरटीपी का मतलब बच्चे राइट टू प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति के अधिकार को हमने बच्चे 1978 में, और चौथा संविधान संशोधन किया था, 44वां संविधान संशोधन करके बेटा इसे अनुच्छेद 31 से समाप्त करके, और इसे कौन से काम में शामिल कर दिया? 300 काम में शामिल करके बच्चे इसे हमने कानूनी अधिकार बना दिया। कौन सा अधिकार बेटा? कानूनी। मौलिक अधिकार में बच्चे ध्यान से देखिएगा, वाद योग्य है, क्लियर हो जाएगा। वाद योग्य है तो पक्का है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो देखो बेटा परिवर्तन किया गया कि नहीं किया गया? 1978 में किया गया। दूसरी चीज है बच्चे, इस पर कानून बनाने के अधिकार किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। और कौन से अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो आपका तुरंत आंसर होगा सर आर्टिकल 35 के तहत बेटा, ठीक है। समता का अधिकार है,
स्वतंत्रता का अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध है बेटा, और वाक एवं अभिव्यक्ति की क्या कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और अल्पसंख्यकों के अधिकार का है। साथ थे तो संपत्ति भी काउंट होता था, अब ये हट गया। तो स्पेशल मेजॉरिटी करना है तो बच्चे मौलिक अधिकार में अगर जब कोई परिवर्तन करना होगा तो फिर होगा। एक चीज और, इकलौता अधिकार है बच्चे जो राज्य के विरुद्ध कार्य करता है, राज्य के विरुद्ध, यानी राज्य का मौलिक अधिकार में कोई इंटरफेयर नहीं होता है बच्चे। जो केंद्र कानून बनाकर मौलिक अधिकार पर लागू कर देती है उसे राज्य को मानना अनिवार्य होता है। फिर अगला होगा, हमारे मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है बेटा। हाई कोर्ट 226 और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत हमारे फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करने के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करता है, और ये पांचों रिट है आर्टिकल 32 में, और आर्टिकल 32 को कहा जाता है संविधान की आत्मा, जिसे कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। क्लियर हो जाएगा। जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट थी बेटा, इकलौती रिट थी जो बच्चे सरकारी और प्राइवेट बोथ व्यक्तियों के लिए जारी होती थी, और इकलौती रिट जो व्यक्ति के स्वतंत्रता से जुड़ी हुई थी। ये मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स में बता दिया। तो यहां पर सी बच्चे, बी और सी के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, लेकिन ए के लिए बेटा हमें स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केंद्र सरकार जिसकी सिफारिश के आधार पर भारत की समेकित निधि में से राज्यों को अनुदान ग्रांट दिया जाता है, राज्यों को, यानी कि बच्चे धन का बंटवारा, केंद्र से राज्य में धन को पहुंचाने का यानी बांटने का काम या देने का काम इनमें से कौन सा आयोग करता है। तो आपको पता होगा सर कि पहला जो ऑप्शन है योजना आयोग। कौन सा आयोग बेटा, योजना आयोग। अब योजना आयोग बेटा कब बना था, 1950 में बना, और इसकी जगह एक नया आयोग आ गया जिसका नाम है नीति आयोग, और नीति आयोग ने कार्य करना प्रारंभ किया 1 जनवरी 2015 से बेटा। ठीक है, अब योजना आयोग समाप्त हो गई और योजना आयोग की जगह पर बच्चे नीति आयोग का काम है योजनाओं का क्या करना, तैयार करना, फिर इसे बच्चे एनडीसी के पास भेजना, और एनडीसी बच्चे उन योजनाओं का अनुमोदन करेगी, तब वो योजनाएं कहां पेश हो जाएंगी, संसद में पेश हो जाएंगी। ठीक है बेटा, गरीबी का मापक करता है बच्चे नीति आयोग, कैलोरी के आधार पर करता है। दूसरा बच्ची योजनाओं को तैयार करता है केंद्र और राज्य दोनों के लिए, और फिर ये एनडीसी के पास जाता है। एनडीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। ये 1952 में बना था। फिर ये योजना का अनुमोदन करेगा, फिर इसे पार्लियामेंट में पेश करके पास करके लागू कर दिया जाएगा। तो यहां पर बात हो रही है निधि की, फंड की बात हो रही है, यानी पैसे से संबंधित बात हो रही है। तो पैसे में बच्चे जो है बजट जो होता है पेश करने का काम वित्त मंत्री का होता है, बजट पेश करने का काम वित्त मंत्री का होता है, लेकिन धन का बंटवारा ग्रांट देने का काम होता है बच्चे वित्त आयोग का। कौन से आयोग का बेटा, तो आप बोलोगे फाइनेंस कमीशन का। किसका बेटा, फाइनेंस कमीशन का बच्चे। ठीक है, अब अगर यहां पर बात किया जाए कि अध्यक्ष और इसके सदस्य की जो नियुक्ति होगी, अपॉइंटमेंट होगा बेटा, वो कौन करेगा, तो अपॉइंटमेंट करने का काम होता है किसका, राष्ट्रपति का। कितने वर्ष के लिए बेटा, 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन होता है बच्चे। और यही वित्त आयोग पैसा बच्चे कहां पहुंचाता है, राज्य में पहुंचाता है, और राज्य में भी राज्य वित्त आयोग होती है बच्चे।
राज्य वित्त आयोग होती है। तो यहां भारत सरकार के फंड की बात की गई है और ग्रांट की बात की गई है, तो फिर यह काम बेटा वित्त आयोग करेगा। तो सेकंड का जो आंसर होगा सर वो हो जाएगा सी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। सारे बच्चों का सही हुआ होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड नंबर देखो, सारे बच्चे ध्यान से देखो, थर्ड नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पानी दे। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका कहता है बच्चे कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल घोषित किया जा सकता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, सारे बच्चे आंसर देंगे जितने लोग लाइव चैट पर हो। बेटा वीडियो को लाइक जरूर कर दो, शेयर भी कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करो बेटा, ताकि बच्चे हमारा भी वीडियो बनाना सफल हो। बच्चे अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करते तो थोड़ा सा ध्यान से देखो बच्चे। अब हमने आपको कहा था कि जो आपातकाल होता है यार वो कितने प्रकार का होता है? 3। पहला राष्ट्रीय आपातकाल, और आपको पता है कि राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है ये अनुच्छेद 352 में होता है। ये तब लगता है जब युद्ध हो, ठीक है बेटा, या कोई हम पर क्या कर दे, आक्रमण करे, या बच्चे हमारा आंतरिक कलह। कौन सा कलह बेटा? और आंतरिक कलह में बच्चे इसका नाम चेंज कर दिया गया 1978 में, और इसका नाम हो गया सशस्त्र विद्रोह। कौन सा विद्रोह बेटा? सशस्त्र विद्रोह हो गया। और अगर आप पूछें कि राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार है, तो आप बोलोगे 3 बार। पहली बार 1962, दोबारा बच्चे लगा 1971 और तिबारा लगा 1975। आंतरिक कलह पूछेंगे या सशस्त्र विद्रोह पूछेंगे तो आप बोलोगे 1975। पाकिस्तान युद्ध है 1971, चीन युद्ध है 1962। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था 1962 में, जब भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और भारत का राष्ट्रपति था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोबारा जब राष्ट्रीय आपातकाल 71 में लगा तो फिर प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर थी बच्चे भारत की इकलौती महिला प्रधानमंत्री, जिन्हें भारत की दुर्गा या भारत की आयरन लेडी कहा जाता था, इनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। और उस समय बच्चे आपके राष्ट्रपति थे बेटा बीबी गिरी। बीबी गिरी भारत के इकलौते राष्ट्रपति थे बेटा जो निर्दल भी थे, और साथ में बेटा याद रखना किसी भी पार्टी से तो इनका संबंध था ही नहीं, और ये दूसरे राउंड के काउंटिंग में बच्चे जीते थे। नीलम संजीव रेड्डी को इन्होंने पराजित किया था, और वही नीलम संजीव रेड्डी बेटा आगे चलकर भारत का निर्विरोध बच्चे राष्ट्रपति बना, जो अब तक के इतिहास में सिर्फ एक बार है। तो 2 क्वेश्चन बन गया। और पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बीबी गिरी थे, उन्हीं के कार्यकाल में 1971 में पाकिस्तान की सब बच्चे युद्ध के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल लगा, और 1975 में फखरुद्दीन अली अहमद थे और प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। इसके कारण लगा था बेटा, ठीक है। उसके बाद यहां पर हथियार का शब्द का उल्लेख नहीं था। हमने 1978 में इस नाम का परिवर्तन कर दिया और नया नाम इसका रख दिया बेटा सशस्त्र विद्रोह, यानी कि शस्त्र के साथ जब विद्रोह होगा तब हम राष्ट्रीय आपातकाल लगाएंगे। तो बच्चे इस तब से भारत देश में कभी लागू नहीं हुआ। क्लियर? तो अनुच्छेद कौन सा काम करेगा भाई, जल्दी से बोलो? 352, ठीक है। तो यहां पर आपका आर्टिकल हो जाएगा 352। एक आर्टिकल है 348 बच्चे, ये हिंदी भाषा से संबंधित है, सर्वोच्च न्यायालय का लेन देन है, ठीक है। हिंदी भाषा से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित आर्टिकल है। 356 है बेटा, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, और सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में था? तो आप बोलोगे बच्चे श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में था। 50 से अधिक बार लागू हुआ था। अगर मैं पूछूं सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन कहां लागू हुआ, तो आप बोलोगे कि ये उत्तर प्रदेश में लागू हुआ 10 टाइम बेटा, 10 बार। और अगर पूछूं सर्वाधिक दिन
तो आप पंजाब लगाओगे, सर्वाधिक बार तो आप यूपी लगाओगे। पंजाब क्योंकि राष्ट्रपति शासन मैक्सिमम 3 ईयर लागू हो सकता है, 3 साल के लिए, लेकिन अपवाद राज्य है बच्चे पंजाब, जहां पर राष्ट्रपति शासन बेटा 5 सालों तक 1980 के दशक में लगा था। इकलौता बच्चे अपवाद राज एक्सेप्शन था बेटा पंजाब। आतंकवादी घटनाएं ज्यादा होती थी, इस वजह से वहां लगातार 5 साल चुनाव नहीं कराया गया था। ठीक है बेटा, 5 साल चुनाव नहीं कराया गया, सॉरी। ठीक है, चलो तो अगला होगा 360 वित्तीय आपातकाल, जो बच्चे अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, चौथा क्वेश्चन देखिएगा बेटा, बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन है ये भी। संविधान सभा की केंद्रीय संविधान समिति का अध्यक्ष। केंद्रीय संविधान सभा। अब जल्दी से बोलो बच्चे, अगर हम यहां रिवीजन करना चाहें तो 2-3 क्वेश्चन है। अगर हम बच्चे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें तो इसका अगर अस्थायी अध्यक्ष देखोगे तो आपको पता है सच्चिदानंद सिन्हा थे बेटा। अस्थायी अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। और अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात किया जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे बेटा। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्लियर हो जाएगा। अगर केंद्रीय समिति का अध्यक्ष पूछा जाए, केंद्रीय संविधान समिति का अध्यक्ष पूछा जाए तो बच्चे थे जवाहरलाल नेहरू। कौन था बेटा? जवाहरलाल नेहरू। तो यहां पर जो आपका आंसर होगा बच्चे वो हो जाएगा सी नंबर। कौन सा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब अगला 2-3 क्वेश्चन और देखो। अगर हम BR अम्बेडकर की बात करें तो सारे बच्चे देख लो, एक समिति थी जिसे हम प्रारूप समिति कहते थे और इसे इंग्लिश में कहते थे ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या कहते थे? ड्राफ्टिंग कमेटी। कितने सदस्य थे? 7, अध्यक्ष 1, और ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अन्य कितने सदस्य थे? 6। इन 6 में बेटा अल्लादी बच्चे कृष्णा स्वामी अय्यर भी शामिल थे। क्लियर हो जाएगा। और जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने बेटा तो ये सदस्य कहां से थे? तो आप बोलोगे सर ये सदस्य पुणे से थे, और पुणे बंबई प्रेसिडेंसी में आता था। पुणे से बने थे। MR जयकर को यहां से त्यागपत्र दिलाकर इन्हें बच्चे बनाया गया था। इस समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947। ठीक है बेटा। और इसी के हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही आधुनिक मनु कहा जाता है बच्चे। ये पढ़, हाँ सर, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से भी डॉक्टर बच्चे भीमराव अंबेडकर मशहूर हैं। और स्माइलिंग बुद्धा हमारा पहला प्रमाण परीक्षण भी था बेटा, जो पोखरण से संबंधित था इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 1974 में। ठीक है बेटा। तो स्माइलिंग बुद्धा पहला प्रमाण बच्चे क्या कहते हैं परीक्षण भी था, जिसे स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। बुद्धा के नाम से मशहूर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आधुनिक मनु किसे कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और संविधान निर्माता भी किसे कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। बच्चे क्लियर हो जाएगा। बच्चे ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और इसी समिति का काम था कि बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करके संविधान सभा के समक्ष पेश कर देना और संविधान सभा उस क्वेश्चन को एक्सेप्ट कर लेती थी। ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन का हमने पोस्टमार्टम कर दिया। झंडा समिति से संबंधित है बेटा डॉक्टर JV कृपलानी, जो अब क्वेश्चन गलत माना जाता है बच्चे। झंडा समिति का अध्यक्ष माना जाता है अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 5वां नंबर देखो बेटा जल्दी से। 5वां नंबर देख लो।
कहता है क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कार्यालय में तब तक बना रह सकता है जब तक उसके पास बेटा सशस्त्र बलों का समर्थन कोई मतलब नहीं है बच्चे। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र है, ठीक है। दूसरा है राज्यसभा में विश्वास, तो राज्यसभा में किसी के अभिशासन नहीं बच्चे, उसका सरकार नहीं होता है। और दूसरा है बेटा यानी कि तीसरा ऑप्शन है लोकसभा में विश्वास, लोकसभा में विश्वास। याद रहेगा हमने कहा था प्रधानमंत्री बच्चे मंत्रिपरिषद में होता है, यानी मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री क्या होता है, प्रधान। और मंत्रिपरिषद बेटा किसके प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है ना बेटा। तो लोकसभा में जब तक विश्वास रहेगा तब तक मंत्रिपरिषद रहेगी, तब तक मंत्रिपरिषद का प्रधान रहेगा। और बच्चे ऐसे लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष पर, 5 वर्ष पर। लेकिन मंत्रिपरिषद का कार्यकाल बच्चे लोकसभा के विश्वास पर निर्भर करता है। जब तक इसे बेटा टोटल लोकसभा सदस्यों का 1/50 प्लस 1 सीट ज्यादा प्राप्त होगी तब तक उसकी सरकार रहेगी। तो प्रधानमंत्री तब तक अपने कार्यालय में बना रह सकता है जब तक उसको बहुमत या विश्वास प्राप्त है लोकसभा में। इसी लोकसभा का जो प्रावधान है अनुच्छेद 81 में है, इसे जनता का सदन कहते हैं बेटा, ठीक है। निम्न सदन कहते हैं, लोअर हाउस कहते हैं बेटा, ठीक है बच्चे। और अस्थायी सदन भी कहते हैं बेटा, और पावरफुल हाउस भी बोला जाता है। किसकी अपेक्षा, तो आप बोलोगे राज्यसभा की अपेक्षा सबसे पावरफुल है बच्चे लोकसभा। लोकसभा का धन विधेयक पर भी बच्चे पावर सबसे ज्यादा है, ठीक है। लोकसभा पर पावर सबसे ज्यादा है बेटा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बच्चे सी, ठीक है। और जब लोगों का समर्थन मिलता है, जनता वोट देती है, तभी बच्चे लोकसभा सदस्य बनते हैं, उसी में एक बहुमत दल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, 6 नंबर। छह नंबर कहता है लोकसभा सचिवालय निम्न में से किसके सीधे नियंत्रण में होता है। लोकसभा सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है बेटा, किसके नियंत्रण में होता है, कौन होता है, लोकसभा होता है बेटा। तो सबसे पहली चीज बच्चे, जो लोकसभा होता है तो लोकसभा का जो सबसे सर्वोच्च अधिकारी होता है वो लोकसभा अध्यक्ष होता है बेटा। अध्यक्ष को ही हम कहते हैं स्पीकर, क्या कहते हैं, स्पीकर कहते हैं। और जो लोकसभा का सचिवालय होता है, जो लोकसभा का सचिवालय होता है वो किसके अधीन रहता है भाई, लोकसभा अध्यक्ष के अधीन रहता है। सदन की सभी कार्यवाही का संचालन कौन करेगा, स्पीकर ही तो करता है, ठीक है। अगर बच्चे आपको कभी मिल जाए कैबिनेट सचिवालय, अगर बात हो जाए किसकी बेटा, कैबिनेट सचिवालय की होगी, तो कैबिनेट सचिवालय मंत्रालय से संबंधित होता है और ये मंत्रियों को विभागों का बंटवारा करता है। विभागों का जो बंटवारा करता है वो कैबिनेट सचिवालय करता है। और कैबिनेट सचिवालय का जो प्रधान होता है बेटा वो प्रधानमंत्री होता है। कैबिनेट सचिवालय का प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है बच्चे, पॉइंट रट लीजिएगा। और लोकसभा सचिवालय का जो हेड होता है वो या उसका नियंत्रण जो होता है वो सीधे स्पीकर के हाथ में रहता है, यानी लोकसभा अध्यक्ष। और इस समय लोकसभा अध्यक्ष है बेटा ओम बिड़ला। लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिड़ला है बेटा, ठीक है। किसके स्थान पर आए हैं, सुमित्रा महाजन। यानी पिछली बार, यानी कि डायरेक्ट कह दो बच्चे कि 17वीं लोकसभा का जो स्पीकर है वो ओम बिड़ला है। 16वीं का बच्चे कौन था, तो आप बोलोगे बच्चे सुमित्रा महाजन थी, ठीक है, सुमित्रा महाजन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हाँ, कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, ठीक है सर। चलो 6 नंबर भी हो गया, तो सी ऑप्शन टिक कर लेना। नेक्स्ट बेटा 7 नंबर, 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इतना मेहनत करो बच्चे, हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर दो,
इसके जितने भी ऑर्गन्स हों सबको इनसे खींच लो बेटा, तभी जीएस हो जाएगा। तब तक तोड़ते रहो बेटा, तब तक तोड़ते रहो जब तक पेन में पावर हो, और ये मैं सिखा दे रहा हूं आपको बेटा, ठीक है। और तोड़ने की क्षमता जिस बच्चे के अंदर आ गई उसे जीएस वस बच्चे इतना इजी लगेगा, इतना आसान लगेगा कि बच्चे बस आसान लगेगा, दैट्स इट बेटा, ठीक है। तोड़ते चलो बेटा, कितना भी हो तोड़ डालो बेटा, ठीक है। मैं तो सिखा ही रहा हूं ना आपको तोड़ना। चलो अब यहां पर बच्चे एक अलग से क्वेश्चन आ गया, तो मैं 2 पॉइंट्स को यहां पर लेकर चलूंगा। अगर मैं लोकसभा की बात करूं, अगर मैं विधानसभा की बात करूं, तो भाई ये केंद्र में होता है, ये राज्य में होता है, और ये दोनों अस्थायी सदन है, यानी नॉन परमानेंट हाउस है। दोनों को जनता का सदन कहते हैं, दोनों को निम्न सदन कहते हैं, और दोनों को लोअर हाउस कहते हैं, ठीक है। और इन दोनों सदनों का जो नेता होगा, एक जगह तो पीएम होगा और एक जगह सीएम होगा, यानी कि इन सभी के बनने की उम्र जो है वो कितने वर्ष है? 25 वर्ष है बेटा। पीएम बनने की उम्र 25 वर्ष, सीएम बनने की उम्र 25 वर्ष, विधानसभा का नेता सीएम बेटा, लोकसभा का नेता पीएम, क्लियर हो जाएगा। फिर बच्चे अगर हम बात करें राज्यसभा की और अगर बात करें विधान परिषद की, ठीक है, तो ये बच्चे आपको पता है परमानेंट हाउस होता है और इनकी बनने की उम्र होती है 30 वर्ष। अगर यहां पर कोई सदस्य है तब पीएम बनने की उम्र 30 वर्ष और सीएम बनने की उम्र 30 वर्ष हो जाएगी, ठीक है बेटा। और यहां पर जो कार्यकाल था इन सबका, ये कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन यहां का जो कार्यकाल है वो कितना वर्ष है? 6 वर्ष है, ठीक है। एक और क्वेश्चन, इनको कभी भी बेटा भंग नहीं किया जा सकता और इन्हें भंग किया जा सकता है, एक पॉइंट ये भी याद रखो। यानी बच्चे विधानसभा को सीएम की सिफारिश पर गवर्नर राज्यपाल भंग कर देगा और वहां पर बच्चे राष्ट्रपति पीएम की सलाह पर कर देगा, लेकिन लोकसभा को राज्यसभा को और विधान परिषद को कभी भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है बेटा। दूसरी चीज है, अगर इन 2 सदनों के सदस्य हो गए तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने की उम्र 30 वर्ष होगी। लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आया था एसआई में कि अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो प्रधानमंत्री बनने की उम्र कितने वर्ष होनी चाहिए? तो आप बेटा रटे रहते हो ना 25 वर्ष, नहीं बेटा, अगर इन सदन का सदस्य है तो 30 और अगर यहां पर है तो 25, क्लियर। तो यहां पर बच्चे है कि ठीक है, तो यहां पर बच्चे हैं कि 6 वर्ष की अवधि के लिए क्या हो जाएंगे? बच्चे निर्वाचित हो जाएंगे, ठीक है बेटा। यहां पर 6 वर्ष की अवधि के लिए क्या हो जाएंगे? निर्वाचित हो जाएंगे, ठीक है बच्चे। कितने वर्ष कार्यकाल होता है? 6 वर्ष के लिए। दूसरा चीज है बेटा, 4 साल के लिए जो होता है वो बच्चे अमेरिका का प्रेसिडेंट होता है, अमेरिका का प्रेसिडेंट, और 5 साल जो होता है बच्चे वो आपका होता है कौन? लोकसभा और विधानसभा। तो यहां पर ये बच्चे याद कर लीजिएगा कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए इनका निर्वाचन होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, भारतीय बजट को करता है बच्चे, भारत का संविधान बजट को करता है किसके रूप में संदर्भित बेटा? अब बताओ, वित्त विधेयक भी तो बजट में आ जाएगा और बच्चे मनी बिल वित्त विधेयक में रहता है। वित्त विधेयक में बच्चे बिल के साथ साथ और बच्चे यानी मनी बिल के साथ साथ बेटा आपको भी पता और गैर बच्चे वित्तीय मामले भी होते ही है, मैंने आपको समझा दिया था। तो बच्चे आपको भी पता है कि ये जो बजट है, बजट बच्चे बोगेट शब्द से बना है, ये एक फ्रेंच शब्द है और इसका जो अर्थ होता है चमड़े का थैला होता है। चमड़े का क्या बेटा? थैला होता है, ठीक है। अब इस शब्द का जो इस्तेमाल है बच्चे, या कह सकते हो बच्चे, जो भारत देश में पहली बार बजट आया वो 1960 में आया था और इसको पेश किया था बेटा जेम्स विल्सन ने।
बजट किसने पेश किया था? जेम्स विल्सन ने बेटा। अब भारतीय जो संविधान का निर्माण किया गया सर, जब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कॉन्स्टिट्यूशन में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, तो फिर किया क्या गया बेटा? तो बजट शब्द की जगह कहा गया वार्षिक वित्तीय स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय स्टेटमेंट की बात की गई बच्चे, यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और बच्चे वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है बेटा, जो फाइनेंशियल ईयर होता है बेटा वो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। बजट शब्द का हमने अपने बजट में इस्तेमाल नहीं किया है बेटा, उसकी जगह हमने एक वर्ष के आय व्यय का लेखा जोखा इस्तेमाल किया है। ठीक है, एक वर्ष के आय व्यय का लेखा जोखा इस्तेमाल किया है। ये पॉइंट्स आप याद रखोगे भैया, ये पॉइंट्स। ठीक है, बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं है। हालांकि भारत में पहली बार बजट बच्चे, भारत में पहली बार अगर बजट पूछेगा तो 1860 में जेम्स विल्सन बेटा। ठीक है, और उस समय अगर पूछा जाए वायसराय कौन था तो आप वायसराय भी बताओ बेटा, लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था बेटा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो यहां पर लगाओ बच्चे वार्षिक वित्तीय स्टेटमेंट। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9 नंबर। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को करना बेटा। जितने भी बच्चों के पास प्रैक्टिस सेट होगा बेटा, उसमें से आप पॉलिटी के क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लगा लीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि अब आपके कोई क्वेश्चन फंस रहे होंगे, और अगर फंस रहा है, कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा है, कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसे बच्चे हमें इनबॉक्स में मैसेज कर दो। और बच्चे जितने लोग हमारा नंबर जानते हो वो भी कर देना बेटा। ठीक है, हमने कहा था इसकी पीडीएफ बेटा आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल है बच्चे मेरे ही नाम से है, जो मैंने मैसेज भी कर दिया था जीएस बाई प्रभात दुबे के नाम से। यहां से बच्चे आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो बेटा। ठीक है, यहां से आपको पीडीएफ मिल जाया करेगी बच्चे। ठीक है, ये चैनल है टेलीग्राम, यहां पर से ले सकते हो। ठीक है, चलो। और जितने भी बच्चों का क्वेश्चन ना फंस रहा हो सर तो बहुत अच्छी बात है, और अगर फंस रहा है तो हमें मैसेज जरूर करो। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें से ऐसा कौन सा मामला है बेटा जो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से नहीं लिया गया? ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से नहीं है। ठीक है बच्चे, नहीं है। अगर हम पूछें कि बच्चे द्विसदनीय व्यवस्था कहां से लिया गया है तो आप बोलोगे सर ब्रिटेन से लिया गया है। मैं पूछूं कि नागरिकता कहां से लिया गया है तो आप बोलोगे सर ब्रिटेन से लिया गया है। लेकिन अगर हम न्यायपालिका की बात करें यार, तो न्यायपालिका भी है, तो न्यायपालिका ब्रिटेन से ना लेकर हमने अमेरिका से लिया है। न्यायपालिका कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। और सामूहिक उत्तरदायित्व भी कहां से है? ब्रिटेन, क्योंकि हमने ब्रिटेन से ही बच्चे संसदीय प्रणाली अपना लिया। निम्न सदन उच्च सदन भी हमने लिया। ठीक है, और हमने नागरिकता भी लिया। और लेकिन न्यायपालिका की अगर बात किया जाए तो न्यायपालिका और मौलिक अधिकार, ठीक है सर, और राष्ट्रपति, ये सब हमने लिया कहां से? अमेरिका से लिया है सर। ये हमने एक वीडियो स्पेशल बनाई थी इसके लिए। ठीक है, तो यहां पर चौथा ऑप्शन हो जाएगा जो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से क्या है? अलग है। तो चौथे में सही क्या होगा आपका? तो आपका सही हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 10 नंबर।
नीति के निदेशक सिद्धांतों के निम्नलिखित लेखों में से कौन सा बच्चे आर्टिकल है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा एवं सब बच्चे। ठीक, अब सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि ये जो नीति निदेशक तत्व था, जो नीति निदेशक तत्व था बेटा, ये कहां से लिया गया? तो तुरंत रिजल्ट आएगा यार, ये तो सर आयरलैंड से लिया गया। उद्देश्य क्या था संविधान निर्माताओं का? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना बेटा। ठीक है, अब इसकी स्थापना अगर की जाएगी तो डन है सर, ये कौन से भाग में होगा? तो भाग 4 में है। राज्यों का मैग्ना कार्टा कौन से भाग को कहते? 4 को। अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा भाग 3 को बेटा। ठीक है बच्चे, ये कहां से कहां तक है? 36 से 51 तक है, और इसी 51 में बच्चे है अंतरराष्ट्रीय शांति एवं समझौता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 51 हो जाएगा। अगर मैं पूछूं 50 में क्या है, तो बच्चे न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया है। ठीक है बेटा, कार्यपालिका न्यायपालिका को अलग है 50 में। 49 में क्या है? तो आप बोलोगे राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण है। अगर 48 पूछेंगे क्या है, तो 48 में है कृषि एवं पशुपालन। 48 का में क्या है? वन्य एवं वन्य जीव प्लस पर्यावरण का संरक्षण। 47 में क्या है? मादक द्रव्यों के प्रवेश का बच्चे प्रतिबंध किया गया है। 45 में क्या है? तो आप बोलोगे सर राइट टू एजुकेशन है, 0 से 6 वर्ष शिक्षा का अधिकार है। ठीक है बेटा। 43 में क्या है? कर्मकार की बात की गई है, तो 43 के ए में क्या है फिर? तो 43 के ए में है कार्यकारों का प्रबंधन मैनेजमेंट में भाग लेना। ठीक है। 41 क्या है? ये आप बताओगे, कुछ काम आप भी कर लो बेटा, है ना। तो 41 तुम बताओ कौन सा आर्टिकल है, तो मैंने तो सारे बता दिए। 40 में क्या है? तो 40 है बच्चे गांधी का अनुच्छेद है ग्राम पंचायत। 36 में क्या है? तो आपको पता है सर कानून का निर्माण करना संसद को। ठीक है। और हाँ सर, नीति निदेशक तत्व वादयोग्य नहीं है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता, कोई भी आर्टिकल समाप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर इसमें संशोधन की बात आ जाए तो संशोधन किया जा सकता है, किसी भी आर्टिकल से संबंधित कोई नया आर्टिकल लाया जा सकता है। जैसे 48 में था कृषि एवं पशुपालन, तो 48 ए में हमने पर्यावरण, वन्य जीव और वन को शामिल कर दिया। ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। तोड़ दो बेटा, पॉलिटी की कहानी लगा दो यार तुम लोग, सबसे स्मार्ट स्टूडेंट बनो पॉलिटी में। हर तरफ से तोड़ दूंगा बच्चे, बस करंट को भी देखो कैसे तोड़ा जा रहा है ना। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो पहला क्वेश्चन होगा स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता तो है भाई, कहां से कहां तक है? 19 से 22 तक है। फिर दूसरा है बेटा संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार कहां था और ये समाप्त हो गया? चौथा संशोधन हुआ था भाई, 44वां संशोधन हुआ था कौन से सन में? 1978 में बेटा। अब कहां है? तो 300 का में है भाई। समता का अधिकार कहां से कहां तक है? तो आप बोलोगे 14 से 18 तक है सर। शोषण कहां से कहां तक है? तो 23 से 24 है। धर्म कहां से कहां तक है? तो 25 से 28 तक है। अल्पसंख्यक कहां से कहां तक है? तो आप बोलोगे 29-30 है। संवैधानिक उपचार कहां है? तो आप आर्टिकल 32 बोलोगे। क्लियर? तो यहां पर सेकेंड ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन।
अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्री सामूहिक रूप से संसद में और विशेषकर किसके प्रति, विशेषकर किसके प्रति, 2 क्वेश्चन यहां बताऊंगा। किसके प्रति बेटा, लोकसभा। तो आपका आंसर तो सही हो गया कि लोकसभा होगा, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन होगा व्यक्तिगत मंत्री का उत्तरदायित्व। तो हमने करंट में बताया था कि हरसिमरत कौर बादल ने खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय से त्यागपत्र दिया था और वो मंत्रालय अब बेटा मिल गया है नरेंद्र सिंह तोमर को। उन्होंने त्यागपत्र दिया था बच्चे कृषि विधेयक बिल के विरोध में, ठीक है। अब बच्चे अगर व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की बात किया जाए तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तो होगा किसके प्रति, राष्ट्रपति के प्रति। अब ध्यान से देखना कि बच्चे जो व्यक्तिगत मंत्री हैं इनका जो कार्यकाल होता है यह निर्भर करता है प्रधानमंत्री पर। किस पर निर्भर करता है, प्रधानमंत्री पर। नियुक्ति बच्चे और उन्हें पद से हटाने का काम तो राष्ट्रपति का ही होता है, लेकिन बच्चे व्यक्तिगत मंत्रियों का कार्यकाल पीएम पर निर्भर करता है और मंत्रिपरिषद का जो कार्यकाल होता है, टेन्योर होता है, जो कार्यकाल होता है वो लोकसभा के विश्वास पर निर्भर करता है। लोकसभा के विश्वास, जब तक लोकसभा में विश्वास होगा मंत्रिपरिषद कार्य करेगी। इनका विश्वास नहीं रह जाएगा तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा और राष्ट्रपति उसे डिसॉल्व कर देगा। व्यक्तिगत मंत्री बच्चे उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति होता है, लेकिन इनका कार्यकाल बच्चे निर्धारण करता है पीएम कब किसे अपने कैबिनेट में शामिल करना है या बच्चे मंत्रिपरिषद में शामिल करना है, निकालना है, यह निर्णय स्वयं सविवेकीय निर्णय लेता है हमारा प्रधानमंत्री, ठीक है। पक्का है, समझ में आ गया ना ये वाला पॉइंट। तो आप व्यक्तिगत मंत्री की कभी बात करूंगा तो राष्ट्रपति लगाओगे, उनका कार्यकाल पूछूंगा तो प्रधानमंत्री बताओगे, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल पूछूंगा तो लोकसभा के विश्वास पर है, और अगर बच्चे मंत्रिपरिषद की नियुक्ति पूछूंगा तो वो राष्ट्रपति करता है। पद से हटाता भी कौन है भाई, राष्ट्रपति हटाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार का एकात्मक रूप हुआ है जिसमें बच्चे सभी शक्तियां के हाथों में केंद्रित हो जाती है। यानी कौन सा ऐसा सिचुएशन है जब भाई एकात्मक रूप से सभी पावर केंद्र में चली जाती है, ठीक है। सभी पावर किस में बच्चे केंद्रित होती है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एकात्मक रूप मैंने कहा था भारत देश में लागू नहीं है, लेकिन सिचुएशन में पार्शियल तरीके से दिखता है। जैसे नागरिकता बेटा एकात्मक है ना, भारत देश में एकल नागरिकता है, लेकिन बच्चे पार्शियल तरीके से लागू है। क्लियर हो जाएगा। तो जब बच्चे हमारे देश में आपातकाल की सिचुएशन आती है तब बच्चे केंद्रीय सरकार कार्य करना बंद कर देती है और एकात्मक रूप धारण करके सारी शक्तियां किसमें चली जाती हैं, राष्ट्रपति। लेकिन आपातकाल के लिए बच्चे ध्यान रखिएगा, केंद्रीय कैबिनेट जब लिखित रूप में बेटा उस अध्यादेश या उस कानून पर या उस आपातकाल पर सिग्नेचर करती है तभी राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में, आपातकाल सिचुएशन में एकात्मक शक्तियां आ जाएंगी जब केंद्रीय कैबिनेट हो जाएगा। तो जब राष्ट्रपति बच्चे कार्य करेगा तो आपको पता है राष्ट्रपति संघ का होता है, राष्ट्राध्यक्ष होता है बच्चे, ये यूनियन ऑफ स्टेट का हेड होता है, स्टेट्स का हेड राज्यपाल होता है। तो इस कंडीशन में सारी पावर केंद्र में होगी और केंद्र में किसके पास, तो राष्ट्रपति के साथ। लेकिन बच्चे सारे कैबिनेट मंत्रियों के सिग्नेचर के बाद, ठीक है। तो केंद्र सरकार लगा लो बेटा, केंद्र सरकार कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वीडियो को लाइक शेयर करते रहो, लंबी वीडियो है मैंने कहा था, और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चे और मजेदार क्वेश्चन है जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है बेटा, एक भी फेक क्वेश्चन नहीं है, ये आप याद रखो। और मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है सारे बच्चे, जरा कमेंट्स में आओ। क्वेश्चन का लेवल है ना बेटा, मजा आ रहा है सारे बच्चों को, जल्दी बताओ। चलो अगला क्वेश्चन करो। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में है। एक पॉइंट तो कंफर्म हो गया कि कौन से अनुसूची में है, 7वीं शेड्यूल में है बेटा। और आपको पता है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो कार्यक्रम होता है ये केंद्र प्लस राज्य दोनों मिलकर करते हैं। तो डन है सर, कौन सी सूची हो जाएगी भाई, समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची हमने कहां से लिया है, जल्दी से बोलो, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कहां से लिया है, यहां पर दोनों लोग मिलकर कानून बनाते हैं। ऐसे अगर बच्चे यहां पर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा भी बच्चे कौन सी सूची में है, समवर्ती सूची में है। ठीक है, कौन सी सूची में है, समवर्ती। समवर्ती सूची बच्चे 1935 अधिनियम में 3 सूचियां बनाई गई थी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और यहीं पर केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा हो गया था। कौन से अधिनियम में, 1935 के अधिनियम में। केंद्र अलग और ये जो संघ और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा हुआ तो दोनों की अपनी अपनी क्या होती है, सरकार होती है। इसी को संघीय व्यवस्था कहते हैं बेटा। और दोनों सरकारें बच्चे अपने अपने सब्जेक्ट पर स्वतंत्र होती हैं, लेकिन बच्चे कुछ मामले पर कुछ मामले पर क्या, अधिकतम मामलों पर पावरफुल बच्चे क्या है, संघ है। संघ से बिना पूछे राज्य अलग नहीं हो सकता, संघ के अधीन है। क्योंकि भारत देश में एकल कॉन्स्टिट्यूशन की व्यवस्था है, एक संविधान है जो केंद्र प्लस राज्य के लिए बनाया गया। अमेरिका भी संघीय परिवार है बेटा, लेकिन वहां पर केंद्र और राज्य के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग है। क्लियर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, समवर्ती सूची हो जाएगा। ठीक है सर, समवर्ती सूची हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद है सारे लोग अच्छा आंसर दोगे। $50 15 में चल रहा है, देखिए था। चलो बच्चे देखो, यहां पर संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत में बेटा जो प्रतिपादन था, परिवर्तन था, याद होगा मैंने कहा था कि जो उद्देशिका है, ठीक है, उद्देशिका में परिवर्तन किया गया था एक बार 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और उद्देशिका में बच्चे संशोधन करके हमने 3 शब्द को काउंट किया था। एक का नाम समाजवाद था, एक का नाम पंथ निरपेक्ष था और एक का नाम अखंडता था। मैंने कहा था कि हमारे संघ का कोई भी धर्म नहीं है, सभी धर्म एक समान है। राज्य में धर्म को एक व्यक्तिगत सब्जेक्ट माना गया है, यह भी मैंने आपको बेटा बताया था। ठीक है, अच्छे से बता दिया था, कोई कमी नहीं छोड़ी थी। तो यहाँ पर जो आंसर होगा सर कि सर्वोच्च न्यायालय में, तो आपको पता है सर एक बच्चे केशवानंद केस आया था और अभी हम लोगों ने केस पर डिस्कस नहीं किया है। तो ये केशवानंद बच्चे आया था 1973 में। इसी के तहत संविधान में बच्चे मूल ढांचे को छोड़ दिया जाए तो परिवर्तन किया जा सकता था, मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था बेटा। और केशवानंद भारती केरल से संबंधित थे और अभी इनकी बच्चे रिसेंट में क्या हो गई, डेथ हो गई है बच्चे केशवानंद की। ठीक है, संविधान में बहुत बड़ा रोल इन्होंने प्ले किया था बेटा। ठीक है, संविधान में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था केशवानंद भारती ने। ठीक है, केशवानंद बच्चे बनाम केरल राज्य। ठीक है, तो यहां पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, केशवानंद भारती केस बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत खाद्य एवं पोषण बोर्ड,
खाद्य एवं पोषण बोर्ड। तो खाद्य एवं जो पोषण बोर्ड होता है बेटा, ये महिला और बाल विकास मंत्रालय। और इसकी जो इस समय मंत्री हैं स्मृति ईरानी है। देखते ना बच्चे, पोषाहार वगैरह आता है कॉलेज स्कूल वगैरह में ना, मिड डे मील टाइप का, पंजीरी है, खाना भोजन है ना बेटा, कस्तूरबा में है। तो खाद्य एवं पोषण बोर्ड जो है बेटा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन है, जिसकी मंत्री है बच्चे स्मृति ईरानी। अमेठी से एमपी है बेटा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है। और बच्ची एमपी ऑफ लोकसभा है, लोकसभा की सदस्य हैं, और ये पहली बार जीती है बेटा। इससे पहली बार ये राज्यसभा की मेंबर थी और फिर भी कैबिनेट में ये शामिल हुई थी बेटा, ठीक है। सास बहू नामक सीरियल बनाती थी। सास बहू का सीरियल बनाते बनाते लोग बेटा, आपको भी पता है कैबिनेट मंत्री ये डायरेक्ट बन जाती है ना बेटा। चलो अगला है, हाँ बेटा, जो कृषि मंत्रालय है और ग्रामीण विकास मंत्रालय है, ये नरेंद्र सिंह तोमर के पास है। और उन्हीं के पास बेटा खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय भी है। और जो बच्चे मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, नई शिक्षा नीति के तहत इसका नाम चेंज कर दिया गया, एचआरडी मिनिस्टर को खत्म कर दिया गया है। इसका नया नाम अब होगा भारत का शिक्षा मंत्री। और भारत का शिक्षा मंत्री है बेटा इस समय रमेश पोखरियाल निशंक बेटा। ये उत्तराखंड के पूर्व सीएम भी रहे हैं और उत्तराखंड को ही देवभूमि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। कहता है बेटा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ने पूरे देश को कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा बेटा कि भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था। तो आपका होगा 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, जिसका आधार का विरोध किया गया था, यानी भाषा के आधार का विरोध किया गया था, लेकिन बना भी भाषा के आधार पर था, तेलुगु भाषी बच्चे भाषियों के लिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन होगा, फिर हमने जब बच्चे आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया तब हमने राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया, जिसे फजल अली आयोग के भी नाम से जाना जाता है। इसमें 2 और अन्य सदस्य थे, एक का नाम के.एम. पनिक्कर था और एक का नाम हृदयनाथ कुंजरू था बेटा, जो मैं वीडियो में पढ़ा चुका हूं, ठीक है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दिया 1955 में। इन्हीं के रिपोर्ट के आधार पर 7वां संविधान संशोधन करके राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 संसद में क्या हो गया, पारित हो गया बच्चे। संसद में क्या हो गया, पारित हो गया। अब जब राज्य पुनर्गठन आयोग बच्चे अधिनियम पारित हो गया संसद में, तब हमारे यहां पर बच्चे जितने भी राज्य थे वो सारे के सारे बच्चे क्षेत्रीय परिषद में गठित थे। किसमें बेटा, क्षेत्रीय परिषद में। और कितनी परिषदें थी बच्चे, 4 थी, ABCD थी बेटा। इनको हमने समाप्त कर दिया सर, और फिर हमने बच्चे 14 राज्य बनाए और 6 केंद्र शासित राज्य बनाए। 14 राज्य बनाए और 6 केंद्र शासित राज्य, जिसमें बच्चे याद रखना वर्तमान में 28 राज्य है और केंद्र शासित की संख्या बच्चे 8 है। केंद्र शासित की कितनी संख्या है, 8 राज्य हैं बेटा, ठीक है। केंद्र शासित राज्यों की संख्या 8 है और बच्चे राज्यों की संख्या बढ़कर वर्तमान में कितनी हो गई है, 28 हो गई है सर, ठीक है। और 14 राज्य और उस समय केंद्र शासित, यानी 56 में
14 और 6 था, ठीक है। तो यहां पर बच्चे बी ऑप्शन टिक कर लो, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखो जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से लिया गया भाई? रूस से। 4 के का में है, 51 के का में है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इन्होंने बच्चे सिफारिश किया था 8, शामिल हुआ था 10 और वर्तमान में संख्या कितनी है? 11 है, ठीक है। पहला है बच्चे संविधान का पालन करना और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, ये तो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है। दूसरा है बच्चे सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा देना, ये भी हमारा ड्यूटीज है बेटा, ठीक है। हम लड़ाई झगड़े भी तो कर लेते हैं सर। नेक्स्ट है बच्चे संप्रभुता को बनाए रखना और उसकी क्या करना? रक्षा करना, ये भी हमारा फंडामेंटल क्या है? ड्यूटीज है बच्चे। और जो लास्ट ऑप्शन है सर, जो लास्ट ऑप्शन है बेटा, जो लास्ट ऑप्शन है वहां पर देखो शिक्षा और बच्चे शैक्षणिक को छोड़कर सैन्य और शिक्षा। तो हमने आपको पढ़ाया था ना बच्चे फंडामेंटल राइट्स में अनुच्छेद 18 उपाधि का अंत, हमने क्या पढ़ाया था? उपाधि का अंत पढ़ाया था। और उपाधि के अंत में हमने कहा था बच्चे कि शिक्षा प्लस सेना को छोड़कर सभी उपाधियों का भारत में क्या किया गया है? अंत किया गया है बेटा, ठीक है। तो ये आपका बच्चे जो आर्टिकल 18 है ये फंडामेंटल राइट्स है, बाकी ऊपर के जो तीनों के तीनों हैं ये फंडामेंटल क्या है? ड्यूटीज है बेटा, फंडामेंटल ड्यूटीज है। क्लियर हो जाएगा? तो आपको यहां पर लगाना होगा डी बच्चे, शैक्षणिक को छोड़कर सभी उपाधि का अंत, और उन्मूलन का मतलब होता है बच्चे अंत करना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, धर्म, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो सबसे पहले तो बच्चे आप ये बताओ कि ये धर्म, जात, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद कौन से अनुच्छेद में है? जल्दी से बताओ कौन से अनुच्छेद में है? कौन से अनुच्छेद में है? जल्दी से आंसर आना चाहिए आप लोगों का। कौन से अनुच्छेद में है? तो आपका होगा अनुच्छेद बच्चे 15। कौन सा अनुच्छेद होगा? 15। और आपको पता है कि 14 से 18 के मध्य है समानता का अधिकार बच्चे, या समता का अधिकार, ठीक है। तो बच्चे जो 14 है वो विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। 15 कहता है कि धर्म, जात, लिंग के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। 16 ये कहता है कि लोक अवसरों में समानता। 17 ये कहता है कि अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी का अंत बेटा। और 18 ये कहता है उपाधियों का अंत। तो जो 15 है, 15 बच्चे किस में है बताओ? 16 में ही तो है। तो यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समता का अधिकार बेटा। क्या हो जाएगा? समता का मतलब समानता का अधिकार, जो 14 से 18 है। और धर्म, जात, लिंग, भेद सब आर्टिकल 15 में है। किस में है बेटा? 15 में है। इन 5 क्षेत्रों में समानता होना आवश्यक है, ठीक है। चलो 19 हो गया आपका। नेक्स्ट बेटा 20 नंबर देखो जल्दी से। 20 नंबर 20 नंबर देखिएगा जल्दी से, बहुत जल्दी देखिएगा।
संघ सूची और समवर्ती सूची। देखो यहां राज्य सूची नहीं है, क्योंकि राज्य सूची पर कानून बनाने का राज्य सरकार का अधिकार है बेटा। तो संघ सूची और समवर्ती सूची से संबंधित मामलों पर कानून, तो हमने कहा था कि सारा का सारा कानून तो संसद बनाती है, और संसद में बेटा आपको भी पता है कौन है, लोकसभा है। कौन है? लोकसभा ही है यहां पर बेटा। क्योंकि अगर बच्चे बात किया जाए कि कानून अगर धन की बात है तो सिर्फ पावर बच्चे लोकसभा में है, और अगर कोई भी बच्चे अन्य विधेयक है तो इन दोनों की शक्तियां बराबर हो जाती हैं। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है तो यहां पर लोकसभा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोकसभा सही हो जाएगा। ठीक है, यहां पर बच्चे रक्षा मंत्रालय रक्षा विभाग को देखता है, और रक्षा मंत्री हैं बच्चे इस समय राजनाथ सिंह, और दूसरा है बच्चे प्रधानमंत्री कार्यालय। तो प्रधानमंत्री कार्यालय का हेड होता है वो कैबिनेट सचिव होता है बच्चे। ठीक है, और यहां पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है, इसी को तो आप लोग सेबी कहते हो बेटा। क्या कहते हो? सेबी की देख लेना स्थापना है 1988 में, और इसको पावर दिया गया बच्चे 1992 में। और ये जितनी भी शेयर बाजार कंपनियां हैं ना बेटा, जो शेयर से संबंधित है, यानी स्टॉक एक्सचेंज को बच्चे शेयर बाजार को नियंत्रित करने वाला संगठन है सेबी। बैंक को नियंत्रित करने वाला बच्चे संगठन है कौन? आरबीआई। ठीक है बेटा, इसीलिए इसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं। सेबी का फुल फॉर्म सुन लो, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्थापना देख लेना 1988 में है, और इसे पावर दिया गया 1992 में, जब 1991 में हमारे देश में बच्चे नए अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई, यानी कि बच्चे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एलपीजी योजना ने जन्म लिया 1991 में, जिसका पिता कहा गया डॉक्टर मनमोहन सिंह, आरबीआई के पूर्व गवर्नर, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रक्षा बलों का सर्वोच्च आदेश होता है। भारतीय रक्षा बलों का सर्वोच्च आदेश होता है, कौन देता है? तो एक चीज बताओ यार, जल्दी से बताओ, तीनों सेनाओं का पति, यानी तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर यानी चीफ कमांडर जो होता है, वो आप सभी को पता है भाई कौन होता है? राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्लियर हो जाएगा। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो आपको भी पता है यार कि रक्षा बलों का जो सर्वोच्च आदेश होगा वो इन अध्यक्षों को कौन जारी करेगा? राष्ट्रपति ही तो जारी करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति ही जारी करेगा। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। तीनों अध्यक्षों की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर राज्य विवादों को हल करने के लिए निम्नलिखित मशीनरी में से कौन सबसे अधिक प्रभावी है? तो आपको पता है बच्चे, अंतरराज्य विवाद अगर होगा, किसी दो राज्यों का विवाद अगर होगा, तो बच्चे विवाद होगा। ये थोड़ा सा अजीबोगरीब क्वेश्चन है। यहां पर बच्चे एक ऑप्शन एरर है, ध्यान से देखिएगा। अगर केंद्र और राज्य के मध्य विवाद है, अगर केंद्र और राज्य के मध्य क्या है बेटा? विवाद है, तो इसके लिए सर एक अंतरराज्यीय परिषद कार्य करती है, और ये अंतरराज्यीय परिषद मेरे ख्याल बच्चे देख लेना 1990 के करीब बनाई गई, और इसका प्रावधान है अनुच्छेद 263 में। इंटर स्टेट काउंसिल बोला जाता है, इंटर स्टेट काउंसिल। और ये बच्चे परिषद आई थी, एक समिति भी लिख लेना, सरकारिया आयोग।
कौन सा आयोग बेटा? सरकारी आयोग। सरकारी आयोग का भी है केंद्र और राज्य के मध्य बच्चे लड़ाई झगड़े का निपटारा करना, और अंतरराज्यीय परिषद का भी यही काम होता है। तो यहां पर बच्चे थोड़ा सा अजीबोगरीब ऑप्शन है, तो यहां पर बी ऑप्शन टिक कर लीजिए, वित्त आयोग और योजना आयोग। तो योजना आयोग की जगह नीति आयोग हो गई है, और पैसे के लेन देन का काम, योजना बनाने का काम योजना आयोग का, और फंड ट्रांसफर करने का काम फाइनेंस कमीशन का। ठीक है, तो यहां पर बी ऑप्शन कर लो बच्चे, बाकी ये दो लिख लो। सरकारी आयोग, केंद्र राज्य मध्य संबंध निपटारा कराना, अंतरराज्यीय परिषद 1990 देख लेना, 1990 में आई थी, अनुच्छेद 263 में इसका प्रावधान है। ये भी बच्चे परिषद है, केंद्र और राज्य के मध्य विवादों को निपटारा करवाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? 1925 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला। तो पहले तो आईएनसी 1900 नहीं बच्चे, 1885 में यह स्थापित हुआ था। पहला अध्यक्ष, अगर हम पहले अध्यक्ष की बात करें बेटा, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी बेटा पहली महिला अध्यक्ष। पहली महिला अध्यक्ष बच्चे एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता में बनी थी। दूसरी महिला, लेकिन प्रथम भारतीय बेटा, क्योंकि एनी बेसेंट बेटा आयरिश महिला थी, और प्रथम भारतीय थी सरोजिनी नायडू बेटा। सरोजिनी नायडू कब बनी थी? 1925 में बनी थी, और कहां बनी थी? कानपुर। कानपुर किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे है। ठीक है, कानपुर में बनी थी। और इससे पहले बेटा 1924 में बेलगांव, यहां पर महात्मा गांधी बने थे। कौन बना था? महात्मा गांधी बने थे बेलगांव में बेटा। इकलौता बच्चे अध्यक्षता किया था उन्होंने कांग्रेस की। ठीक है, तो सरोजिनी नायडू दूसरी और प्रथम महिला थी बेटा, और ये बच्चे भारत की कोकिला थी, और ये भारत की प्रथम महिला गवर्नर थी बच्चे। किस राज्य की बनी थी? उत्तर प्रदेश की बनी थी। इनका कार्यकाल था 1947 से लेकर 1949 तक। ये भारत देश की प्रथम महिला किस राज्य में गवर्नर हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में बेटा। किस में? उत्तर प्रदेश में। फातिमा बीबी बच्चे ये पहली महिला जज थी। फातिमा बीबी जो थी ये पहली महिला जज थी। पहली महिला जज थी बेटा, पहली महिला जज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यू वारंटो शब्द का शाब्दिक अर्थ। आर्टिकल 32 याद आ गया होगा, और 5 रिट बताया था। पांचों रिटों के मैंने बच्चे अर्थ लिखाए थे आपको। पहला है हम आदेश देते हैं, यानी कि पहला जो रिट होगा बच्चे, पहला पॉइंट संबंधित होगा परमादेश से, मैंडामस, हम आदेश देते हैं। दूसरा क्या था? मना करना, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। ठीक है बेटा। फिर एक था बेटा उत्प्रेषण, सूचित कीजिए, सूचित कीजिए बेटा। ठीक है। फिर था बच्चे क्यू वारंटो, यानी कि अधिकार परीक्षा। क्यू वारंटो को हम कहते हैं अधिकार परीक्षा, यानी आपका प्राधिकार क्या था?
और ये हमने बताया था कि जब कोई व्यक्ति किसी लोक पद को गलत तरीके से धारण कर ले तो उस व्यक्ति के विरोध में ये रिट जारी होती थी वारंट के रूप में। किसके रूप में? वारंट के रूप में, कि आपका अधिकार नहीं है कि आप किसी भी लोक पद को गलत तरीके से बच्चे ज्वाइन कर लो। ये किसी और का हक था जो आपने बच्चे अनलीगल तरीके से उसे क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, तो यहां पर होगा कि आपका प्राधिकार बेटा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 25 नंबर देखो। पच्चीस नंबर कहता है संघीय सरकार। और हमने कहा था भाई कि संघीय सरकार में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन है। शक्तियों का क्या है? विभाजन है, यही संघीय सरकार है बेटा। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि शक्तियों का विभाजन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा सर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा बेटा। केंद्र की सरकार अलग और राज्य की सरकार अलग। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लो। दल बदल विरोधी कानून अभी तो पढ़ाया था भाई। अगर हम शेड्यूल फर्स्ट की बात करें तो संघ और राज्य है बच्चे, है ना। कितने राज्य हैं बच्चे? राज्य और केंद्र शासित राज्य है। राज्य की संख्या 28 है और केंद्र शासित कितने हैं भाई? 8 है बेटा। फिर अनुसूची जो 2 है इसे आप बताओगे। अनुसूची जो 4 है इसमें राज्यसभा सीट है, राज्यसभा सीटों का आवंटन है। ठीक है बेटा। अगर मैं अनुसूची बच्चे 7 की बात करूं, यह भी आप बताओ। अनुसूची 8 की बात करूं तो यहां पर भाषा है। अनुसूची 7 तो पता ही चल गया होगा कि नहीं पता चला? हाँ, अभी तो प्रीवियस क्वेश्चन में अनुसूची 7 करवाया था। ठीक है बेटा। फिर बच्चे अगर अनुसूची 10 की बात करूं, ठीक है, तो अनुसूची जो 9 होती है भूमि सुधार संबंधी विधेयक। जितने भी भूमि सुधार संबंधी हैं बेटा, लैंड रिफॉर्म एक्ट है, वो सारे के सारे अनुसूची 9 में है। अनुसूची 10 है बेटा दल बदल। अनुसूची 10 क्या है? दल बदल है। अनुसूची 11 जो है वो पंचायती राज है और अनुसूची 12 जो है वो नगर पालिका है बच्चे, या नगर प्रशासन है। अनुसूची 12 क्या है? नगर प्रशासन है। पंचायत 11 में है, दल बदल 10 में है, लैंड रिफॉर्म यानी भूमि सुधार है बच्चे 9 में, और भाषा का प्रावधान है 8 में। राज्यसभा सीटों का आवंटन है बेटा 4 में। और याद रखनो सर कि जितने भी राज्य और केंद्र शासित राज्य हैं वो सब अनुसूची फर्स्ट में है, बाकी सारी खुद पढ़ना बेटा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर बच्चे, ये तो दोबारा वही क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो इसका 10वीं अनुसूची हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निदेशक सिद्धांतों का प्रवर्तन ज्यादातर किस पर निर्भर करता है? और हमने कहा था बच्चे नीति निदेशक तत्वों का परिवर्तन तो किया नहीं जा सकता, वाद योग्य तो है नहीं, लेकिन उसमें नई नई चीजें हम शामिल कर सकते हैं। और नई चीजों को तभी शामिल किया जा सकता है बेटा जब भारत सरकार के जब भारत सरकार के या राज्य सरकार के पास रिसोर्सेस होंगे, यानी कि संसाधन उपलब्ध होंगे, तो आपका दायरा बच्चे राज्य सरकार क्या कर देगी? बढ़ा देगी। वैकेंसी बढ़ाती है और घटाती है। रिसोर्सेज होंगे तभी तो काम करेगी बच्चे। तो यहां पर आपका हो जाएगा सरकार का उपलब्ध संसाधन। सरकार का जो उपलब्ध संसाधन होगा उसी आधार पर बच्चे नई नई चीजों को शामिल किया जा सकता है। ठीक है,
बाकी नीति निर्देशक सिद्धांत मैंने ऊपर बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर देखिए जल्दी से, बहुत इजी है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं भाई? भारतीय संविधान में शेड्यूल की संख्या है 12। लेकिन अगर बच्चे मूल संविधान में हम इसकी बात कर लें, अगर हम मूल संविधान में बात कर लें तो मूल संविधान में 8 थी, 4 हमने बढ़ाया है और बढ़ाकर हमने कितना कर दिया है? 12 कर दिया है बच्चे। कितना कर दिया? 12 कर दिया बेटा, ठीक है। तो अब बच्चे कितनी है? 12। मूल में कितनी थी? तो आपको पता था सर, मूल में 8 थी। चलो नेक्स्ट, आपातकाल के दौरान कौन सा आर्टिकल छोड़कर यानी आपातकाल के दौरान कौन कौन सा मौलिक अधिकार बच्चे आर्टिकल छोड़कर सभी स्थगित? तो आपको पता सर 20 और 21 छोड़कर सभी मौलिक अधिकार निलंबित। जब तक कौन सा आपातकाल लागू रहेगा? राष्ट्रीय आपातकाल लागू रहेगा, ठीक है बेटा। और राष्ट्रीय आपातकाल बच्चे अनिश्चित काल के लिए होता है। तो अगर अनिश्चित काल के लिए लागू है तो अनिश्चित काल के लिए निलंबित है। लेकिन अगर यदि राष्ट्रपति शासन लागू है तो फंडामेंटल राइट्स को बच्चे निलंबित नहीं किया जाता, निलंबित नहीं किया जाता। क्लियर? तो आज तक बच्चे इतना ही होगा। 30 क्वेश्चन आज मैंने आपके सॉल्व कराए, 30 क्या 29 क्वेश्चन बेटा। और उम्मीद है बहुत सारे क्वेश्चन आपके तैयार हुए। जैसे मेरा पसीना निकल रहा है ऐसे ही आपका निकलना चाहिए बच्चे, ठीक है। हर बूंद का बदला लो भाई, ठीक है। चलो बच्चे, आज के लिए इतना ही होगा। सारे बच्चों का हैप्पी संडे हो और बस आप लोग लगातार मेहनत करते रहो बेटा, ठीक है। जितना ज़्यादा मेहनत करोगे सफलता उतनी ही आपके करीब आती रहेगी। और मेहनत नहीं करोगे तो फिर बच्चे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। किसान देखो बेटा कितनी खेतों में मेहनत करता है, अंततः वो निर्भर होता है कि चलो यार फसलें तैयार हो जाएंगी। लेकिन किसानों का बच्चे दर्द ना गवर्नमेंट सहती है और भगवान भी आजकल हमारे थोड़ा सा बच्चे रुष्ट हैं, ठीक है। शायद भगवान रुष्ट हैं बच्चे, या कुछ भी कह सकते हो सर, है ना। तो बेटा एक चीज याद रखो, जितना भी आप लोग बेटा पैसे लगा रहे हो एजुकेशन में, वो सब आपके खून के पैसे होते हैं, ब्लड के पैसे होते हैं। मम्मी पापा कैसे आपको दे रहे हैं बच्चे, ये आप थोड़ा सोचा करो। वही दो एक ऐसा व्यक्ति है बेटा जो आपका जीवन भर साथ नहीं छोड़ता, ठीक है बेटा। बच्चे जीवन भर साथ नहीं छोड़ता, तो कम से कम अगर उसने आप पर बच्चे उम्मीद जगाई है तो आप सफलता प्राप्त करो। और सफल वही इंसान होता है बेटा जो मेहनत करता है, और मेहनत करने वाले ही बच्चे सफलता के शिखर पर चढ़ते। और ऐसे नहीं बच्चे कि 4 दिन पढ़ाई कर लूंगा हो जाएगा, कुछ नहीं होता है 4 दिन में। कंपटीशन देख रहे हो, बैक टू बैक बढ़ता जा रहा है सर, ठीक है। तो आप बच्चे बहुत मेहनत करो, वरना तो सर क्या कह सकते, कुछ भी नहीं पढ़ोगे तो मेरा तो कुछ नहीं जाने वाला है, लेकिन आपका आने वाला कल चला जाएगा, इतना तो मैं पक्का कह सकता हूं, ठीक है। तो खूब मेहनत करो सर, और लगातार करो बच्चे। ये मत सोचो कि ऑफलाइन की कोई उम्मीद नहीं है अभी, और ऑफलाइन बच्चे खुलेगा तभी पढ़ाई करोगे जब सारी चीजें ऑनलाइन मिल रही हैं। तो कम से कम बेटा ऑफलाइन से तो आगे रहो। कुछ लोग तो बैठे हुए ऑफलाइन खुलेगा तो पढ़ लेंगे, कुछ नहीं पढ़ोगे बच्चे, खरपा और ले लोगे ना, हंसिया वसिया घास छीलेंगे बैठकर, बस और कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक। चलो बाय बाय, टेक केयर बेटा। सारे बच्चों को हैप्पी संडे, बाय बच्चे, बाय।